वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपैट मेंटर। और आज के इस वीडियो में हम स्वॉट एनालिसिस के बारे में जानेंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि इस समय अपने जीपैट के लिए जो मेजर टेस्ट दे रहे हैं उसमें 100 से 150 और 150 से 200 अर्थात 100 से 200 नंबर के बीच में स्कोर कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन है कि होगा कि नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल आपके ऊपर है, मैं ये दावा नहीं करने वाला हूँ कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम इस पर जरूर ध्यान देंगे कि एक बार हम यदि अपना स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं जिसमें हमें मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा लगता है, तो उसके बाद हमारे पास अगले 40 जो दिन हमारे लिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज होपफुली 25 या 26 जनवरी है, जब भी अपलोड होगा उसके हिसाब से। आज शूटिंग की डेट तो 23 जनवरी है। तो हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से स्वॉट एनालिसिस हमारे नंबर्स को इंक्रीज करने में, हमारे टेस्ट को ओवरऑल इंक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। जब मैंने भी अपना जीपैट का एग्जाम दिया था, और मेरे जीपैट एग्जाम नाइपर एग्जाम के बारे में यदि जानना हो तो आप अबाउट सेक्शन में जाके जरूर जान सकते हैं। तब भी मैंने स्वॉट एनालिसिस किया था अपना, और वो काफ़ी ज़्यादा फायदे में साबित हुआ था। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन वीडियो के अंत में ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ टेक अवे करके नहीं लेके जा रहे होंगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा। बिल्कुल ये बिल्कुल 100% श्योर है कि आप एक कॉन्फिडेंस ऐसा बिल्ड कर लेंगे जिससे कि आपको बहुत ही आसान आसान भाषा में ही समझाऊं तो आपको एक ऐसा पाथ मिल जाएगा जिस पाथ को आप चूज करके अपने नंबर्स में इजाफा कर सकते हैं, और अपने द्वारा अभी तक की हुई जीपैट की तैयारी में जो कमियां हैं उनको जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वॉट एनालिसिस। सी आई बिलीव कि जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं या बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स है, दे ऑल रिकमेंड यू टू पुट इन आवर्स। नहीं, आवर्स का खेल नहीं है। जीपैट इज नॉट बाई आवर्स। आप आवर्स से नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं कि आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं। नहीं, ये जो हमारे पीछे जो इतने सारे टॉपिक्स हैं, ये जो इतने सारे टॉपिक्स मैंने आपको लिखे हुए हैं, जब ये टॉपिक्स आप टिक करते जाएंगे एक एक करके, जब आप इसको कंप्लीट करते जाएंगे तो आपका जो जीपैट का सिलेबस है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं आपको कोई टाइम टेबल नहीं देने वाला हूं कि इसे कैसे कंप्लीट करना है। आप जस्ट ये है कि कोई एक बड़ा टॉपिक है उसको किसी छोटे टॉपिक के साथ क्लू इन कर सकते हैं। जैसे कि पूरा माइनर है, ये एक दिन में पूरा किया जा सकता है। दिस इज द माइनर सब्जेक्ट, और ये पूरा एक दिन में पूरा किया जा सकता है। और इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि जीपैट मेंटर चैनल पे 4000 क्वेश्चंस अगले 40 दिन में, एवरी डे 100 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स। आप अपने तैयारी के कीमती समय में से 30 मिनट हमारे चैनल पे बिताएं, और फास्ट कर लें, 2x कर लें, 15 मिनट बिताएं, लेकिन आप 100 क्वेश्चन लगा के जाएं। तो अगले 40 दिन में हम 4000 क्वेश्चंस, आपको ऐसे 4000 क्वेश्चंस देने का वादा करते हैं जिनसे आपका जो खुद का बेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। एक एक क्वेश्चन में मल्टीपल हम क्वेश्चंस को दिखाएंगे, और आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को उन्हीं 30 मिनट में आपको बहुत स्ट्रांग करेंगे, क्योंकि हर एक ऑप्शन आपके लिए एक क्वेश्चन होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, दिस इज अ वे। हर एक ऑप्शन आपके लिए एक क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो मेक श्योर दैट आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि जो हम 26 जनवरी के बाद से अगले 40 दिन जो हम 4000 क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें आपका भी योगदान हो, और आप भी उसको अच्छे तरीके से देखें, ताकि हम इजीली अपना जो गोल है जीपैट को क्वालिफाई करने का उसे अचीव कर सके। चलिए इसी के साथ समझना चाहते हैं टॉपिक्स को। काफी रंग बिरंगे मार्कर्स यूज कर लिए हैं मैंने। ये देखिए, ये सारे जो मैंने आपको इधर लिखा है वो है टॉपिक्स। जो टॉपिक्स हैं जो कि मेजर टॉपिक्स हैं, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इन्हें मिस नहीं करना है। दीज आर समथिंग दैट मस्ट नॉट बी मिस्ड। इनके ऊपर यही चीज स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक सेकंड के लिए हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। उसके बाद एक एक करके इसे अपने कॉपीज में लिख लें। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिखें और टिक करते रहें, जैसे जैसे रिवीजन होते रहेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। मैं इसको एक बार समझा देता हूँ, फिर स्वॉट एनालिसिस शुरू करता हूँ। सी अंडरस्टैंड, दिस इज फार्मास्यूटिक्स। 38 क्वेश्चंस आते हैं। फार्माकोलॉजी एंड एचएपी एंड पैथोफिजियोलॉजी मिक्स 28 क्वेश्चंस आते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 38 क्वेश्चंस आते हैं। फार्माकोग्नोसी 10, माइनर सब्जेक्ट्स 11। तो जो बाकी कोचिंग क्लासेस हैं जो कि माइनर सब्जेक्ट को बहुत ही डिफरेंट तरीके से डिफाइन करती हैं, मैं माइनर सब्जेक्ट्स को वैसे डिफाइन नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मैंने 2022 और 2023 में एग्जाम दिया था, जब ऐसा फॉर्मेट नहीं था कि आप
आप 125 क्वेश्चन में कहीं भी शफल कर सकते थे 3 आवर्स के टाइम पीरियड में। तब ऐसा था, मैंने 2 एग्जाम दिए थे, दोनों एग्जाम में माइनर सब्जेक्ट्स में फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ध्यान दीजिएगा, लोग फार्मास्यूटिक्स में इसको इंक्लूड करते हैं इन 38 क्वेश्चंस में, बिल्कुल भी नहीं। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग आल्सो इंक्लूडेड इन फार्मास्यूटिक्स, बिल्कुल भी नहीं। आपको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग माइनर सब्जेक्ट्स में इंक्लूड करना। आप पढ़िए सुटिक्स के अंदर, सुटिक्स के अंदर पढ़िए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एक माइनर सब्जेक्ट है, मतलब वो यहाँ, वो मतलब मेरा मतलब ये है कि वो यहाँ वेटेज कैरी करेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 11 क्वेश्चंस में वेटेज कैरी करेगा। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, स्वॉट एनालिसिस एक फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट का ही टर्म है। स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस। उसके बाद आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम एलिजा, रिया और ब्लॉटिंग, वेस्टर्न, साउदर्न, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, स्टेनिंग, वायरस, फंगी, स्टेरलाइजेशन, इम्यून सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। तो ये हमारे माइनर सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे मेजर माइनर सब्जेक्ट्स हैं, मतलब ऐसे माइनर सब्जेक्ट्स जहां से हम हर साल 11 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन देखते ही देखते हैं। एक दो और भी सब्जेक्ट्स हैं भाई, जहां जो हम बी फार्मा में पढ़ते हैं वहां से भी माइनर सब्जेक्ट्स उठ के आ सकते हैं, लेकिन ये हमारा मेजर वो सब्जेक्ट्स है जहां से माइनर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बनते हैं। अब तो फॉर्मेट चेंज हो चुका है, आई बिलीव फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में मैंने एग्जाम नहीं दिया है, सो दिस इज लाइक 36 मिनट्स एंड 25 क्वेश्चंस, मेरे हिसाब से तो यही है फॉर्मेट। तो 36 into 5 is equal to 180, दीज आर 180 मिनट्स, ये आपके 3 घंटे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक चीज जो बताते जा रहा हूँ नोट करते जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिक्स टैबलेट, कैप्सूल, माइक्रो एनकैप्सुलेशन, यदि नहीं दिख रहा होगा इस वजह से डिक्टेट कर रहा हूँ, डिक्टेट करेंगे फिर स्वॉट एनालिसिस पे चले जाएंगे सीधा। फार्मास्यूटिक्स, ये सारे टॉपिक्स हैं, लिख लो भाई ना, कि यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। टैबलेट, कैप्सूल, माइक्रो एनकैप्सुलेशन, बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, एरोसोल, पेरेंट्रल, ऑप्थेल्मिक, प्री फॉर्मुलेशन, रिहोलॉजी, माइक्रोमेरेटिक्स, डिस्पर्शन, कोलॉइडल और कोर्स में आगे बढ़ता है। स्टेट्स ऑफ मैटर, कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग, ड्रग सोलिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, दोनों बहुत ही डिफरेंट और अलग अलग टॉपिक्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, को रिलेटेड है लेकिन अलग अलग टॉपिक्स हैं। आपको स्टेबिलिटी से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड इन कंपैरिजन टू सोलिबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब काइनेटिक, वो जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर जो हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं वो भी हम बात कर रहे हैं। इंटरफेशियल एंड सरफेस टेंशन, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, दिस इज अ पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिक्स, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, बायोफार्मा एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, यहाँ से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को इजिली मिल जाते हैं। और कॉस्मेटिक्स, इसको आप थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से भी पढ़ लें तो फिर इससे 1 या 2 सवाल बनता है जीपैट के अंदर, तो हो सकता है या फिर ना भी आए। तो ये हमारा कॉस्मेटिक्स हो गया, ये हमारा पूरा ब्लू में फार्मास्यूटिक्स है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, तो नेम रिएक्शन, हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिसिटी, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, पॉली एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें हम एंथ्रासीन, नेप्थलीन, इनके बारे में पढ़ते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अल्केन, अल्कीन्स, एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, इनके बारे में पढ़ते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री बताने की मुझे जरूरत नहीं होगी आप लोगों को। बायोसाइक्लिक नॉमेनक्लेचर, इसमें स्पाइरो कंपाउंड्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इन सब का नॉमेनक्लेचर वगैरह, तो इसके लिए आप एक यूट्यूब वीडियो रेफर कर लीजिएगा, तो आप बाइसाइक्लिक नॉमेनक्लेचर को एक यूट्यूब वीडियो में खत्म कर सकते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1, SN2, E1, E2, एडिशन, एलिमिनेशन, तो इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। वो टाइप्स ऑफ एडिशन, एलिमिनेशन आर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल। तो प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स कैसा है कि हम जब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को पढ़ते हैं उससे पहले हम ऐसा पढ़ते हैं कि एक काइनेटिक प्रोडक्ट होता है, एक थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होता है, एल्स कैसे कैसे मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उसके बारे में भी हम इस प्रोडक्ट वाले हिस्से में उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर आ जाते हैं एनालिसिस, जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है। क्रोमेटोग्राफी, यूवी, IR, NMR, मास, एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस जैसे कि पोलैरोग्राफी, एम्पीरोमेट्री, वोल्टामेट्री, ये सारी चीजें। ये AG है, सॉरी गलत लिख दिया, AG में बड़ा G नहीं होगा, स्मॉल G होगा। दिस इज सिल्वर, आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, सिल्वर की टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, डाइएजो टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्री। दिस इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरीमेट्री,
थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस सच एज डीटीए, डीएससी, टीजीए, इसके बारे में। नेफ्लोटर्बिडोमेट्री, इसमें दो होता है, एक नेफ्लोमेट्री, एक टर्बिडोमेट्री। तो 90 एंगल 180 डिग्री पे वो अलग अलग निकलता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, हो जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एक या दो सवाल आपको देखने को मिल सकता है और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री आपने पहले से पढ़ा हुआ है, सॉल्युबिलिटी, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारे आपने पहले से पढ़ा हुआ है। लेकिन एक जो मुझे भी नया लगा था जब मैंने पढ़ा था, आई डिडंट न्यू अबाउट फेज रूल, कि फेज रूल क्या होता है। इसका क्वेश्चन यूजुअली आपको जीपैट में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जीपैट क्वालिफाई करने के बाद जब आप नाइपर देने जाएंगे तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो फेज रूल आप कर सकते हैं, पहले भी आया हुआ है। ये हो गया हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसके बाद हम बात करेंगे माइनर सब्जेक्ट्स को। माइनर सब्जेक्ट्स में से भी मैंने ज्यूरिस, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में ही लिखा है। मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग में अभी आपको बता दूंगा। सो ज्यूरिस्प्रूडेंस में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, आईपीआर एक्ट, इसके अंदर जो डिजाइन, पेटेंट, ट्रेडमार्क आता है, तीनों ही। एनडीपीएस, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, एमएनटीपी एक्ट, डीपीसीओ, ड्रग, ये वो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के अंदर आता है। फार्मेसी एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। ये हो गया हमारा जूरिस का इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हमारा माइनर है। दिस इज इन पिंक कलर आई बिलीव। उसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की। तो स्टेनिंग, स्टरलाइजेशन, वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, डिसइंफेक्शन, इम्यून रिलेटेड, मतलब इसमें हम ग्लोबुलिन के बारे में पढ़ते हैं, जो इम्यूनोग्लोबिन्स है, आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। वैक्सीन और सेरा के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ सकते हैं। अनदर वन इज बायोकेमिस्ट्री है, ये बायोकेमिस्ट्री है। इसको आप यहाँ के अलावा आप इसको केमिस्ट्री में भी जोड़ सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है। सो टॉकिंग अबाउट कार्ब्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, उनका रिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट रिंग स्ट्रक्चर, कौन सी डिजीजेस होती हैं, एंजाइम्स, लिपिड्स। और उसके बाद हमारा आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी, ये सॉरी डीएनए एंड आरएनए इज पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मैं एक बार आपको फिर से यहाँ से डिफाइन कर देता हूँ। दिस टू दिस इज बायोकेमिस्ट्री एंड होपफुली दिस टू दिस इज माइक्रोबायोलॉजी एंड दिस टू दिस इज फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब इसके बाद और हाँ, लेट मी जस्ट इंक्लूड दिस वंस अगेन, यहाँ से इंपॉर्टेंट साइकिल्स जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, एटीपी फॉर्मेशन, कोरी साइकिल, केटोजेनेसिस, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। 7-8 साइकिल है, साइकिल को आप आराम से पढ़ लीजिए, वहां से एक आधा सवाल आपको आराम से फंस जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें ब्लॉटिंग, साउदर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, इसके बारे में एलिजा, रिया, पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत यदि पढ़ लें तो अगर एक आधा क्वेश्चन इसमें से आता है तो जरूर फंस सकता है, आराम से आप उस सब्जेक्ट को बना सकते हो। तो ये हो गया माइनर हमारा। तो अभी तक हमने कवर किया है फार्मास्यूटिक्स इज डन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज डन। अब हम फार्माकोग्नोसी की बात करेंगे। देखो फार्माकोग्नोसी भाई मेरे लिए तो बहुत ही वीक सब्जेक्ट था मेरे लिए, कि फार्माकोग्नोसी में मैं 20 नंबर भी स्कोर नहीं कर पाता था। आई वुड बी स्कोरिंग इन सिंगल डिजिट्स, तो इससे तो मुझे डर ही रहता है थोड़ा। तो फार्माकोग्नोसी इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आप कैल्शियम ऑक्सलेट, स्टोमेटा के टाइप कौन सा है, ट्राइकोम्स कौन से हैं, इन सब के बारे में बेसिक हिस्ट्री वगैरह फार्माकोग्नोसी की, मॉर्फिन कब आया था, किस साइंटिस्ट ने कौन सी किताब लिखी थी, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं मेन टॉपिक्स पे, अल्कोलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, रेजिन एंड टेनिन। ये एक स्मॉल टॉपिक है, हो सकता है क्वेश्चन फंसे, नाइपर में जरूर फंसेगा। लिपिड, कार्ब्स एंड प्रोटीन, कंपेरेटिवली वेरी लो लिपिड, कार्ब एंड प्रोटीन, यहाँ पे आपको सिर्फ उनके सिनोनिम्स वगैरह याद करने की जरूरत है। और मेटाबॉलिक पाथवे इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट। केमिकल टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें नोट करके रखना है। मेरे पास एक A3 साइज का पेपर था, उसमें मैंने सारे केमिकल टेस्ट लिख रखे थे। अभी वो मेरे साथ अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको यहीं दिखा देता ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। मेरे साथ अवेलेबल होता तो मैं जरूर दिखा देता। उसके बाद वोलेटाइल ऑयल, प्लांट टिश्यू कल्चर एंड हार्मोन्स, जैसे कि एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, गिबरलिन्स, इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। तो ये हो गया हमारा फार्माकोग्नोसी। उसके बाद आते हैं फार्माकोलॉजी, मोस्ट हेटेड और मोस्ट लव्ड सब्जेक्ट्स बाय द स्टूडेंट्स ऑफ बी फार्मेसी। तो लेट अस टॉक अबाउट, हो सकता है एक आधी स्पेलिंग गलत हो भाई, ऐसा मतलब डिक्शनरी लेके नहीं बैठा हूँ, सो
there may be some spelling mistake, please ignore them, please ignore them. Or pharmacology is like general pharmacology, ANS, CNS, ऑटोकॉइड्स, एंडोक्राइन सिस्टम. इसी में एंडोक्राइन में ही हार्मोन, ब्लड्स, जो भी ब्लड रिलेटेड हार्मोन रिलेटेड होना है सब इसी एंडोक्राइन सिस्टम में हो जाएगा. यूरिनरी रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें अस्थमा रिलेटेड जो भी है. GIT ट्रैक्ट, CVS, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जैसे कि सल्फोनामाइड्स और सल्फोनामाइड, सिफेलोस्पोरिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स, इन सब के बारे में. कीमोथेरेपी, उसमें इम्यूनोफार्माकोलॉजी, ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा. टॉक्सिकोलॉजी एंड क्रोनिक फार्माकोलॉजी, इसके बारे में आप एम फार्मा में पढ़ेंगे यदि जाएंगे तो. अभी के लिए इम्यूनोफार्माकोलॉजी और कीमोथेरेपी, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जरूर पढ़ ले. थोड़ा बहुत क्या, कीमोथेरेपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जनरल फार्माकोलॉजी के बाद. तो इसमें हमारे 28 क्वेश्चन बनते हैं. देखो मैंने HAP और पैथोफिजियोलॉजी का कुछ नहीं डाला है. HAP पैथोफिजियोलॉजी अंडरस्टैंडेबल है कि आप कितना उसको पढ़ेंगे. आप जब अपना बेस बनाएंगे तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा. वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अब शुरू करते हैं वो टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वॉट एनालिसिस, विथ मी बीइंग एन एग्जांपल ऑफ स्वॉट एनालिसिस. अगर आप अभी तक गायब हो चुके हैं तो इट्स योर लॉस, ट्रस्ट मी. तो मजा आने वाला है. इसे मैं जस्ट इन केस इसे हटा दूं. तो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं बेसिकली. हम 4 क्वाड्रेंट्स को ड्रॉ करेंगे. आप भी कोई कॉपी या नोटबुक लीजिए और उसमें 4 क्वाड्रेंट्स को ड्रॉ करिए. तो जिसमें हमारा पहला क्वाड्रेंट, दिस इज स्ट्रेंथ, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज एब्सोल्यूट थ्रेट, दिस इज अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज वीकनेस. तो भाई हमें 4 क्वाड्रेंट में इसे रखना है अपने पूरे टॉपिक को. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, स्वॉट एनालिसिस. तो स्ट्रेंथ क्या है कि यदि आप अभी अराउंड मैंने कहा कि ये वीडियो किन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो 100 से 200 नंबर के बीच में स्कोर कर पा रहे हैं. तो लेट्स एज्यूम इनके बीच में यदि लेट्स एज्यूम यदि आप 150 नंबर को स्कोर कर पा रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मोर देन 30% मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं? दैट मीन्स 60-68 के आसपास स्कोर कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. तो ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा आपका, वो यहाँ स्ट्रेंथ में आ जाएगा. लेट्स एज्यूम दैट दिस इज फार्मास्यूटिक्स. मेरे केस में फार्मास्यूटिक्स था. तो आई वाज इजीली स्कोरिंग. मैं ये भी एक बार आपको लिख देता हूँ. सो दिस किसी अलग पेन से लिखना पड़ेगा. सो दिस मीन्स 112 मार्क्स, दिस मीन्स 40 मार्क्स, दिस मीन्स 44 मार्क्स, दिस मीन्स 152 एंड दिस मीन्स 152 मार्क्स. आई बिलीव सही है ना कैलकुलेशन? ऐसा तो नहीं है? हाँ राइट. तो भाई देखो, अभी भी समझो कि ये आउट ऑफ 152 की मैं बात कर रहा हूँ 152 में से. ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि ये देखो, ये अब काम आएगा. अभी तक जो आप रुके हुए थे मेन कंटेंट के लिए, ये अब काम आएगा. तो लेट्स अज्यूम कि किसी का डिस्पेंसिंग बायोफार्मास्यूटिक्स नहीं है, तो यहाँ से आप ऑलरेडी अराउंड 6 क्वेश्चन मिस कर रहे हो. मिनिमम 6 क्वेश्चन आप मिस कर रहे हो इसमें से. तो यहाँ क्या होगा कि आप ऑलरेडी यहाँ पे 6 क्वेश्चन डाउन हो. तो 6 क्वेश्चन डाउन का मतलब 24 मार्क्स. तो आपका ये जो 60 का स्कोर आ रहा है अराउंड 130 के आसपास से आ रहा है. 128 में से आ रहा है. तो जब आप इनकी रिवीजन को कंप्लीट कर लेंगे, जब आप इनको पढ़ लेंगे जो कि आपने अभी तक छोड़ रखा है, लेट्स अज्यूम लाइक दिस, तब आप जाके आप आराम से एक आधा क्वेश्चन यहाँ भी बना सकते होंगे. तो यहाँ 70 क्रॉस करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो ये आपका स्ट्रेंथ हो गया. मेरा भी स्ट्रेंथ यही था एंड दिस वाज हाउ आई वाज स्कोरिंग. अब इसके बाद हम बात करेंगे वीकनेस की. तो मेरे केस में मेरी वीकनेस थी फार्माकोलॉजी, वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स, एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड दिस. मैंने कितनी बार भी KD त्रिपाठी पढ़ने के बाद भी 1-2 बार ही पढ़ी थी, पूरा नहीं हो पाया था मेरे से सिलेबस. बेसिकली प्रॉब्लम ये थी. इवन अंटिल द लास्ट डे ऑफ GPAT एग्जामिनेशन, मैं सुबह जब मेरा पेपर सेकंड शिफ्ट में था, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था 2023 में, इफ यू रिमेंबर. तो मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था. मैं पहले शिफ्ट में पहुंच के आराम से फार्माकोलॉजी के नोट्स पढ़ रहा हूँ. I was doing nothing. मैं बाकी में बहुत अच्छा कर रहा था, बट फार्माकोलॉजी I was very scared. I was very scared about फार्माकोलॉजी. आप भी हो सकते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट फार्माकोलॉजी. यहाँ भाई आज तक मैंने अपने जीवन में जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स के टेस्ट दिए हैं, मतलब मेजर मतलब फुल सब्जेक्ट टेस्ट दिए हैं, मैंने आज तक कभी भी 80 के स्कोर को पार नहीं कर पाया था. 80 के स्कोर को पार नहीं कर पाया था. One of the best marks that I ever achieved was 76. I have scored 76
ये मेरा बेस्ट था। और यूजुअली मेरा मार्क्स क्या आता था, मेरे मार्क्स आते थे फार्माकोलॉजी में अराउंड 40 to 50, ये मार्क्स आते थे 40 to 50। सो आई वाज लाइक कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे से स्कोर ही नहीं हो पा रहा, ऐसी क्या दिक्कत है, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे को ड्रग ऑफ चॉइस मेरी गलत हो जा रही है, मेरे एडीआर गलत हो जा रहे हैं, जैसे रेडमैन सिंड्रोम किससे होता है तो मैं गलत कर दे रहा हूँ, ग्रे बेबी सिंड्रोम किससे होता है गलत हो जा रहा है, हाँ थैलेडोमाइड ट्रेजेडी कब आई थी 1950-60 के बीच में आई थी, वो हो जा रहा है, वो सब हो जा रहे हैं, बट ये सब नहीं हो पा रहा था। तो दिस इज फार्माकोलॉजी। उसके बाद हम बात करेंगे थ्रेट। मेरे लिए थ्रेट था, सी कोग्नोसी वाज थ्रेट, टू बी ऑनेस्ट। आई वॉजेंट स्कोरिंग इन 2 डिजिट्स। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन कोग्नोसी अच्छा चला जाता था ना, आई वाज लाइक भाई 20 मार्क्स तो आ गए, आई यूज्ड टू बी सो हैप्पी कि 20 मार्क्स बन गए हैं। आई वाज स्कोरिंग 8 9 10, ये दिख रहा है, ये मार्क्स है 40 में से 8 9 10 मार्क्स में ला रहा था, 8 9 10। इफ आई गेट दी स्क्रीनशॉट्स ना, मैं लगा दूंगा, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सब झूठ है तो दीज आर रियल। आई विल जस्ट, अगर स्क्रीनशॉट होंगे तो मैं दिखा दूंगा। सो बेसिकली किसी और फोन से लेना पड़ेगा तो स्क्रीनशॉट। तो ये हो गया कोग्नोसी। एंड आई वाज सो स्केर्ड ऑफ कोग्नोसी कि भाई मैं क्या करूं, मेरे पे नोट्स कंप्लीट थे, आई हैव स्टडीड दिस, बट फिर भी नहीं हो पाता था भाई। फैमिली नेम पूछ लेते थे, कैल्शियम ऑक्सलेट है, ट्राइकोम है, लिग्निफाइड है, नहीं है, ये सारी दिक्कतें भाई मेरे से नहीं हो पा रहा था ये कोग्नोसी। मतलब आई वाज स्टक एट 10 12 मार्क्स मतलब मैक्स। तो ये तो मेरे लिए थ्रेट था, प्रॉपर थ्रेट। अब देखो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकते थे माइनर वॉज माई अपॉर्चुनिटी। आई वॉजंट गोना मिस, क्योंकि मैंने 2022 के पेपर में देखा था कि सर देखो जूरिस्प्रूडेंस आता है आपने पढ़ लिया है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग आता है आपने पढ़ लिया है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक माइक्रोबायोलॉजी आता है आपने ये वाले टॉपिक्स कर लिए हैं, तो बहुत ही लेस चांसेस हैं कि आप मिस करने वाले हैं। फिर मैं आपको अपने पेपर की भी कहानी बताऊंगा, तो वो कहानी से आप एडजस्ट कर पाएंगे कि आपको अपना स्वॉट एनालिसिस कैसे रखना है। नॉट अ बिग डील। I'll give you a टाइमलाइन कि मैंने भी कैसे किया था। बस हमारे में मार्च में पेपर नहीं था, मैंने अपना स्वॉट एनालिसिस किया था अराउंड फरवरी खुद का, और हमारा पेपर हुआ था शायद मई लास्ट में, अराउंड मई। तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट डबल द टाइम दैट यू गाइज हैव, ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, तो ये जो अब माइनर था, आई वाज वेरी हैप्पी। और दूसरा, अब बोलोगे सर केमिस्ट्री कहाँ गया आपका? सो बेसिकली आई वाज गुड एट एनालिसिस। एनालिसिस वाज टॉट टू मी बाय डॉक्टर पी के क्लासेस, मतलब पुष्पेंद्र सर ने पढ़ाया था। तो एनालिसिस वाज रियली गुड, ही वाज टू द पॉइंट, मतलब मजा आ जाता था। मतलब एनालिसिस के सवाल मुश्किल ही गलत होते थे, मतलब लाइक आई वाज स्कोरिंग गुड। मतलब एनालिसिस वाज लाइक कि 10 सवाल आए हैं तो 8 तो लग जाने हैं, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस था मुझे अपने ऊपर कि एनालिसिस के तो लग जाएंगे, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको नोट्स वगैरह भी चाहिए तो आप बताइएगा, शेयर कर दूंगा। मेरा कोई टेलीग्राम चैनल वगैरह नहीं है, तो अगर ऐसा भी कुछ चाहिए होगा तो। और वीडियो अभी तक में आप बने हुए हैं और आपको लग रहा है कि वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिल रही है थोड़ी थोड़ी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नाउ मूविंग टुवर्ड्स बाकी बचा हुआ टॉपिक, नेम रिएक्शन, हेटेरोसाइक्लिक, एरोमेटिसिटी, पेरिसाइक्लिक। इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि मुझे अच्छे तरीके से आते थे, जैसे कि बाइसाइक्लिक नॉमेनक्लेचर आता था, आया ही नहीं, पेपर में नहीं आया। स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ा बहुत समझ गया था, जैसे कि जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, एक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, ये सब बायो स्टीरियो केमिस्ट्री और थोड़ा बहुत मतलब ओवरऑल हो जा रहा था। पेरिसाइक्लिक वाज इजी, डाइजेल्डर याद रखो, ग्रुप रीअरेंजमेंट याद रखो, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट याद रखो। सिग्मा ट्रॉपिक का एग्जांपल कोप रीअरेंजमेंट होता है, रिएक्शन याद रखो। यस, दैट इज गुड। अंत में आया डाइजेल्डर ही था, सिग्मा ट्रॉपिक ही आया था हमारे पेपर में, एंड इट वाज कोप रीअरेंजमेंट। और हेटेरोसाइक्लिक इज बिग, मतलब उसमें निमोनिक से हमें याद करना पड़ता है कि कौन सा कैसा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मुझे याद है कि वो चिची-बाबेन रिएक्शन जो है, जो कि इंडोल के लिए यूज होती है, होपफुली, देखो हो सकता है गलत हो जाऊं, लेकिन मुझे जहां तक याद है कि इंडोल वाला क्वेश्चन आया था जिसमें चिची-बाबेन रिएक्शन थी और वो बाई चांस याद रह गई थी। तो ऐसा भी होता है कि लक भी आपके साथ काम देता है, ऐसा नहीं आपने मेहनत की होगी तो लक भी आपके लिए काम देगा। और नेम रिएक्शन तो भाई 72 नेम रिएक्शन मेरे पास है, 72, एग्जैक्टली 72। लोग 50-60 करके जाते हैं, मेरे पास 72 नेम रिएक्शन थे, एंड दोज वर ऑन माय टिप्स।
मैं नहीं भूलने वाला था, मतलब मैं अपने नोट्स दिखा दूंगा अभी, आप नोट्स देख लीजिएगा, नोट्स तो है मेरे पास। तो इट वाज लाइक नीम रिएक्शन मेरा ठीक था। एरोमेटिसिटी 150 क्वेश्चन किए थे, 150 एरोमेटिसिटी की, और एरोमेटिसिटी खत्म खत्म, एब्सोल्युटली खत्म, कुछ नहीं बचता। पेरीसाइक्लिक वाज गुड। पॉलीएरोमेटिक कंपाउंड्स भाई थोड़ा सा इसमें डाउट था कि क्या है क्या नहीं है। और बाइसाइक्लिक नोमेनक्लेचर, दिस वाज देयर। अब देखो बेसिकली, अब जैसे वो सवाल होता है कि SN2 रहेगा तो इन्वर्जन रहेगा कि नहीं रहेगा, SN1 रहेगा तो इन्वर्जन रहेगा कि ऐसा कुछ रहेगा, वो सब तो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस करने के बाद वो सब आप मिस नहीं करते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में तो ना ही मिस करें तो अच्छा है। प्रोडक्ट्स में गलती हो सकती है कि प्रोडक्ट्स मेजर क्या बनेगा, माइनर क्या बनेगा। पहले बना होता तो नीट ही निकल गया रहता अगर हमें प्रोडक्ट्स पता होते तो, क्योंकि प्रोडक्ट्स बेसिकली उसमें ज्यादातर प्रोडक्ट्स वगैरह ही पूछता है, नहीं हो पाया। चलिए, तो देखिए पुराना ट्रॉमा है नीट वाला, उसको उजागर मत करिएगा, अभी क्वालिफाई करके बहुत अच्छी जगह पे है। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। सो एनालिसिस, सो ये जो हिस्सा था ये मुझे अराउंड 40 मतलब सॉरी अराउंड 30 मार्क्स दे देता था। तो मैं 90 to 100 के बीच में रहता था सिर्फ इन दो सब्जेक्ट्स की वजह से, मेजर सब्जेक्ट्स में। अब बताओ कि ऐसी क्या गलती हो रही थी मेरे से, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या थी, फार्मास्यूटिक्स में ये नंबर कैसे बन रहा था, ये नंबर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि मैंने बहुत बाद में रियलाइज किया कि ब्रदर तुम तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, इसको जूरिस्प्रूडेंस को, अब देखो ये सब कितना इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने लिखा है, ये जूरिस और इंजीनियरिंग जो है, जो कि तुम माइनर में लेके चल रहे हो, ये 44 ये माइनर में लेके चल रहे हो, वो तो तुम्हें यहां मिल रहे हैं फार्मास्यूटिक्स में। किसी भी कोचिंग क्लास का मेजर पेपर उठा के देख लो, उनके में जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है वो फार्मास्यूटिक्स वाले सेक्शन में आस्क पूछे गए हैं। देन आई रियलाइज कि नो, इफ आई एम डूइंग फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस करेक्ट, इसका मतलब कि मेरा फार्मास्यूटिक्स वीक है। अगर मैं वहां से 5 क्वेश्चन बना रहा हूं जो कि मेरे करेक्ट हो रहे हैं, 5 में से 5, यदि 20, बिकॉज आई वाज वेरी गुड एट दैट, मैंने पढ़ाया हुआ भी है जूरिस्प्रूडेंस, तो देयर वाज वेरी लेस चांसेस कि मैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस को गलत करूं। देयर वाज नो वे, मतलब ऐसा कुछ एकदम ही नया आ गया जो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता है, देन आई विल गो रॉन्ग, अदरवाइज तो भाई ये नहीं मिस होने वाला था। तो ये 20 नंबर मेरे यहाँ से तो गायब हो रहे थे, वो 20 नंबर मुझे यहाँ मिल रहे थे। दिस हियर वाज माय 20 मार्क्स माइनर, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे, मतलब इसमें माइनर के क्वेश्चंस थे जो कि आ रहे थे मेजर वाले पेपर्स में, आप भी अभी दे रहे होगे तो ऐसा ही हो रहा होगा, या फिर तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये एक, मतलब क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट था मेरे लिए बहुत बड़ा, मतलब कि मेरे लिए मतलब ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था कि दिस 20 मार्क्स दैट आई वाज अचीविंग हियर, वो यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। सो इसका मतलब मेरा फार्मास्यूटिक्स जो कि मैं तब से अच्छा मान रहा था, दैट वाज मोर वीक बिकॉज आई वाज स्कोरिंग सूडो मार्क्स हियर। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कितने मार्क्स स्कोर कर रहा हूँ, आई वाज स्कोरिंग जस्ट 48। तो ये तो 50 से भी कम है। दिस इज मच वर्स देन दिस, ये तो मैं बिल्कुल यहीं आ गया। 40 to 50 मार्क्स, देखो देखो, सी so this is when I realized that there is something wrong with whatever I am doing, there is something literally wrong. So ये फरवरी में मेरा करेक्शन आया कि देखो इसीलिए स्वॉट एनालिसिस जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे साथ क्या क्या हुआ। क्योंकि मैं 150 मार्क्स के आसपास स्कोर करूंगा और 90 से 100 यहाँ स्कोर कर रहा हूँ, 90 to 100 बिकॉज ऑफ दिस। नहीं, ये भी इंक्लूड होगा ना माइनर भी, जो कि मैं अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर रहा था, क्योंकि माइनर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बनेगा मेन पेपर में, क्योंकि मैं यहाँ गलत नहीं कर रहा हूँ, तो ये माइनर जब मेन पेपर में आएगा तो मेरा तो सही होगा ना, करेक्ट, मेरा सही होगा ना ये दोनों। तो आपको भी ऐसे ही ध्यान देना है कि भाई करेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिसिस ऑफ पेपर हाउ यू हैव डन इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और ये वीडियो इज अ गोल्ड माइन, आई एम टेलिंग यू, दिस वीडियो इज अ गोल्ड माइन। मैं नहीं कहूंगा, तुम ही कमेंट सेक्शन में कह रहे होगे, आई एम टेलिंग यू। सी अब हम ऐड करते हैं, सो लाइक अराउंड 90 to 100, ये 20 नहीं ऐड करेंगे ना, ये अभी वही है 90 to 100, यहां से 10 मार्क्स ऐड कर लेते हैं, तो दिस द टोटल बिकम्स 110। इसको मैं मिटा दूंगा अभी। and now scoring 40 to 50 मार्क्स। अब जरूरी थोड़ी नहीं कि हर बार 40 to 50, कभी कभी 30, 36, 44, 50, 54, क्योंकि मैंने बताया ना मैंने 76 स्कोर किया है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो मिनिमल केस क्या बनता था कि लेट्स से 45 स्कोर किया, सो आई वाज एट 155 मार्क्स, 155 स्कोर हो रहा है।
और मैं आपको अभी एक ग्राफ बताऊंगा जिस ग्राफ के थ्रू मेरा मेजर सब्जेक्ट लगाते लगाते मेरे जो मार्क्स हैं कैसे कैसे बढ़े हैं, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखो, अब हमने क्या क्या कवर कर लिया कि ये 155 मार्क्स बन रहे हैं। अब देखो, हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मेडकेम कहीं नहीं लिखा है। सी, वी हैव नॉट रोट मेडकेम। देखो भाई, मैं मेडकेम नहीं पढ़ना चाहता था एंड आई डिडंट स्टडी। लिख देता हूं तुम लोग के लिए कि सर आपने मेडकेम नहीं लिखा है, कि मेडकेम मैं पढ़ना नहीं चाहता था। मेरे पास नोट्स मैंने बनाए थे, लेक्चर्स लिए थे, पढ़ा था, मतलब जो जो है, लेकिन मेडकेम में आई डिडंट वांटेड टू स्टडी सार एंड ऑल, क्योंकि थोड़ा सा वो खोपड़ी के ऊपर से जा रहा था, इस खोपड़ी के ऊपर से, तो मैंने मेडकेम नहीं पढ़ा। एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, लिटरली विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, मेरे पेपर में सिर्फ 3 क्वेश्चंस आए थे। 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन मेरा बन गया था, जो कि क्या था, मैच द फॉलोइंग। एमटीएफ टाइप क्वेश्चन था, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था। उसमें ज़ोलपीडाम करके एक ड्रग होती है, तो ऐसा कैसे था कि दिस वाज 1 2 3 4 एंड दिस वाज ए बी सी डी ई, और ज़ोलपीडाम थर्ड पे था, और सी ई से जुड़ता था, ये मुझे पता था। आई डिडंट न्यू एनीथिंग अबाउट 1 2 4, आई डिडंट न्यू एनीथिंग अबाउट 1 2 4। लक कैसे काम आता है वो देखो। तो ज़ोलपीडाम ड्रग है, तो थर्ड वाले में ई जुड़ना है, ये मुझे पता है, और ऑप्शन में एक ही ई था। पूरे ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें 3 के साथ ई जोड़ रखा था। तो बताओ ये क्वेश्चन गलत होगा क्या? नहीं होगा। और बाकी 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, मैं नहीं करूंगा। सो आई वाज लकी इनफ। लेकिन फिर आप कहोगे कि सर नाइपर के लिए, अरे भाई हमारा पेपर मई लास्ट में हुआ था और नाइपर 2 बार हुआ था, तो तब तक पढ़ लिया था। मैं जीपैट के लिए नहीं पढ़ना चाहता था। लाइक जब बुद्धि खुली कि भाई ऐसे ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो मैंने मेडकेम भी बाद में पढ़ा था। अभी हम जीपैट पे फोकस रख के ये शॉर्ट एनालिसिस कर रहे हैं, ना कि नाइपर पे। नाइपर में तो 200 160 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए ये पूरी की पूरी टॉपिक सिस्टम चेंज हो जाएंगे, ये पूरा ही चेंज हो जाएगा। इसमें और भी टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे नीचे, यहाँ ऐसे करके। वहां तो कोई मेजर माइनर नहीं है ना, फिर तो आपका जो जूरिस है, इंजीनियरिंग है, बायोटेक है, माइक्रोबायोलॉजी है, वो यहाँ और यहाँ जुड़ जाएगा। तो अब देखो, अब ये क्या हम कहाँ आ गए? 155। मेडकेम में मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मैं मेडकेम ज्यादा छेड़ता नहीं था, मतलब मेजर सब्जेक्ट्स में भी, और ये भर भर के देते थे। जो कोचिंग क्लासेस वाले हैं वो भर भर के देते थे कि 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डाले हुए हैं। सो लेट्स से केमिस्ट्री कैसे बढ़ती थी, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। केमिस्ट्री कैसे बढ़ती थी? केमिस्ट्री वाज लाइक कि 8 से 10 क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी के और 2 से 3 क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री के, सो दिस वुड बी लाइक 12, और 10 to 12 क्वेश्चंस फ्रॉम एनालिसिस, और बाकी बचे हुए फ्रॉम ओसी, एक फ्रॉम इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और एक फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। 1 से 2। सो अब इसे जोड़ो, 10 2 12 8 20 और 2 और 1 3 23। बाकी बचे हुए 15 से 17 क्वेश्चन हमारे बनते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इसमें से, जो कि कुछ हद तक सही होते थे, कुछ हद तक नहीं होते थे मेरे से सही। सो आई वाज लाइक कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो अब मैंने क्या किया कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसे मैंने वीकनेस के अंदर डाल दिया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कि ये वो था कि यदि ये सही हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने 44 मार्क्स ला दिए, तो आई वुड बी सिटिंग एट द टॉप, मतलब मैं 250 नंबर क्रॉस कर जाऊंगा। सो आगे आने वाले 40 दिन में आपको क्या करना है, ये तो मेरा डाटा था। आगे आने वाले 40 दिन में आपको क्या करना है वो समझते हैं, व्हाट यू मस्ट डू। मैं चैप्टर्स लगा दूंगा और चैप्टर्स आप स्विच कर सकते हैं। सो 40 डेज है, हर दिन 2 क्वेश्चन, दो मेजर पेपर, दैट विल बी 80 क्वेश्चन पेपर। मेजर लगाना है, मेजर एवरी डे 2। 40 डेज है, हर दिन 2 मेजर पेपर लगाने हैं, दैट मीन्स 80 क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। और 2010 के बाद के 11 से लेके 26 तक के टोटल, 11 से लेके 25 तक के टोटल 16 पेपर्स बनते हैं, 16 पेपर्स बनते हैं, उन्हें भी देना है। सेम टाइम में मैं वैसे रेकमेंड तो नहीं करूंगा, बट स्टिल आप कुछ 4 to 5 नाइपर के भी क्वेश्चन पेपर अभी दे दीजिए,
4 to 5 मैक्स। सो ये टोटल 20 हो जाएगा। सो व्हाट वी आर लुकिंग एट, वी आर लुकिंग एट 100 क्वेश्चन पेपर्स, 100 मेजर्स। मैं आपको बता रहा हूं मैंने कहां से स्टार्ट किया था, ये आपको समझ में आया इजिली। तो मैं जो कह रहा हूं कि अब देखो, जब मैंने पहले पेपर देना स्टार्ट किया था, जब मैंने 2022 का पेपर दिया था, 2022 when I was in my third year, I scored 84 marks, 84, mind me, this is and my rank was 15700 something, 15700 plus, yeah sorry 300 plus, 15375 I believe, 15084 मार्क्स थे। और वो मैंने उसके बाद से मैंने, क्योंकि उस समय मेजर नहीं लगाया था, आई वाज जस्ट स्टडिंग, फ्यू सब्जेक्ट्स पढ़े थे, फ्यू सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे एंड ऑल। जैसे उस समय भी मेरा जूरिस वगैरह अच्छा था, आई वाज टीचिंग जूरिस एंड ऑल इंजीनियरिंग। तो 84 मार्क्स के बाद मेरा जब मैंने पहला माइनर देना स्टार्ट किया तो आई वाज स्कोरिंग समवेयर अराउंड 104 110। ये मेरे पहले कुछ मेजर्स के अंदर था, 110। फिर जब मैंने 10 मेजर्स दिए तो दिस स्कोर इंक्रीज्ड फ्रॉम 120 टू 125। इसके बीच में मतलब मेरा मार्क्स आता था 122 123 125 ऐसे करके। फिर देन इट जंप फ्रॉम 134 टू 138, ये स्कोर आया। नाउ आई वाज ऑलमोस्ट 25 मेजर्स मैंने दे दिए थे, 25 मेजर्स। ये मेरा लास्ट टाइम चल रहा है, ये मेरा लास्ट टाइम, मतलब 2023 के पेपर से पहले, दिस इज अराउंड जनवरी के अराउंड ये बन रहा है। और सी 134 से 138 के बाद मैंने अपना स्वॉट एनालिसिस किया फरवरी में अच्छे तरीके से, एंड देन आई जंप्ड। और जंप कैसा आया, 172 टू 180। यू सी दिस, ये जो 40 मार्क्स का जंप है ना, ये इस स्वॉट एनालिसिस की वजह से हुआ कि भाई मेरी गलतियां क्या हो रही है। क्योंकि ये भी मैं नहीं समझ रहा था ना, आई वाज थिंकिंग फार्मास्यूटिक्स वाज गुड, बट ये तो माइनर में आता है। तो आप भी हो सकता है ऐसा कर रहे हो। अब मुझे नहीं पता कि अभी करंट वाले सिनेरियो में वो लिमिटर देते हैं या नहीं, मतलब जो 36 मिनट का लिमिट है एक सेक्शन में, वो आपको चैनल पे मिलता है कि नहीं, किसी कोचिंग क्लास में मिलता है कि नहीं। तो देखो, जब मैं 180 के आसपास स्कोर करने लग गया, आई वाज अराउंड 50 टेस्ट, फिर मैं यहाँ अटक गया। लाइक दिस वाज माय प्लेट्यू फेज, मतलब समझो कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ आए और ये मेरा एकदम फंस गया। अब मैं यही था, 16 पेपर में मैंने 172 से 180 स्कोर किया है। आई वॉजंट टचिंग, हाँ एक दो बार 192 के अराउंड भी गया है, 192 194 के अराउंड भी गया है, बट आई वॉजंट क्रॉसिंग 200। मैं ऐसा क्या गलती हो गया है कि मैं 200 नहीं क्रॉस कर पा रहा हूं। फिर जब 50 पेपर खत्म हुए, आई वाज लाइक, और अचानक से स्कोर बढ़ गया, अराउंड मार्च व्हेन आई वेंट इनटू दिस। ऐसा नहीं था मैं डेली 100 पेपर, मतलब मैंने ऑलमोस्ट, मैं आपको बताऊं तो 150 से 200 मैंने मेजर पेपर दिए हैं, मेजर क्वेश्चन पेपर 150 से 200, इसके अराउंड मैंने दिए हैं आराम से। तो जब मैं मार्च में गया, आई वाज लाइक कि जब मैं मार्च में 50 क्वेश्चन के बाद आई वाज स्कोरिंग समवेयर अराउंड 220 230। और ये जंप ऐसे नहीं आता था 50 नंबर का, 40 नंबर का जंप। ऐसे तो कहोगे कि सर आप 400 स्कोर कर लोगे, नहीं भाई, देयर इज अ लिमिट ऑफ हाउ मच यू कैन अचीव इवन आफ्टर रीडिंग दीज ऑल पर्टिकुलर टॉपिक्स, देयर इज अ लिमिट। और मैं समझ गया था कि ये अब मैं लिमिट पे आ चुका हूँ। 220 230 में यहीं अटका था, मतलब कि 230 237 225 222 तो नहीं आया कभी, 229 ऐसे कर करके स्कोर आया है। और फिर मैंने कुछ, जब मैं 70-75 क्वेश्चन पेपर इन था, मतलब ऑलमोस्ट, अभी तक माइंड करना मैंने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं दिया है। आई डिडंट डू एनी प्रीवियस ईयर पेपर, आई एम टेलिंग यू वेरी स्ट्रिक्टली, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं दिया है। ये देने के बाद ये करना, मैं पहले बता रहा हूं, मतलब जब तुम 50 क्वेश्चन पेपर लगा लो ना, जैसे मैंने बताया है 50 क्वेश्चन पेपर लगा लो, उसके बाद ये 16 और 5 ये 20 क्वेश्चन पेपर तब लगाना जब 50 क्वेश्चन लगा लो, एवरी डे 2 पेपर। तो हम अपना पेपर वगैरह, ये वैलेंटाइन डे है 14 फरवरी का, उसके बाद से अपन स्टार्ट करेंगे, मतलब ये PYQs वगैरह लगाना 14 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक, 14 दिन में निपटा दो भाई, 20 पेपर है, खत्म करो रद्दी के भाव। तो इट्स लाइक अब 220 230 मार्क्स पे आया, और उसके बाद आई जंप्ड 250 270 ऐसे ही मार्क्स आए हैं। मेरे पे स्क्रीनशॉट होगा, मैं लगा दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ
कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो 105 270 के आसपास, 150 270। अब इसमें कैसा स्कोर बनता था, 265 255, हमेशा यही आता था, 265 266 255 256 254, ऐसे करके स्कोर आ रहा है। अब जब 100 पेपर पार हुए, 100 पेपर, मैंने बोला ना मैंने 150 से 200 लगाए हैं। अब जब 100 पेपर पार हुए, देन आई वेंट 300 प्लस इन फ्यू पेपर्स। मैंने टोटल 300 प्लस 9 पेपर्स में स्कोर किया है आज तक। 9 प्रैक्टिस पेपर में 300 प्लस स्कोर किया है। देखो वो जो आपको ही पता है कि वो ऐप है वो स्क्रीनशॉट लेने नहीं देता है, तो मुझे दूसरे फोन से फोटो खींच के दिखाना पड़ेगा आपको। अब वो डाटा वहां है या नहीं है, आई डोंट नो, बट आई विल ट्राई टू शो। तो 9 ऐसे पेपर थे जिसमें 300 प्लस स्कोर किया है, प्लस 2 ऐसे पेपर्स थे, 2 पेपर्स जिसमें मैंने 350 प्लस स्कोर किया है, 350 प्लस। आई नेवर टच्ड 400, आई नेवर टच्ड 400। हाँ यस, वन ऑफ द मोस्ट और इंपॉर्टेंट, इनके साथ मैं आपको लिंक करना चाहूंगा मैं एक और चीज जो कि अभी तक आप बने हुए हैं ना, आई एम टेलिंग यू दिस इज गोना बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो दैट यू हैव एवर हर्ड फ्रॉम एनीबॉडी हु हैज डन एनी काइंड ऑफ वीडियो ऑन जीपैट। ये 2 पेपर में 350 से ऊपर नंबर आए थे। एक में था 360, एक में था 363, 2 मार्क्स, 2 ऐसे पेपर थे, ठीक है। मतलब 7 ऐसे पेपर थे जो 350 से कम थे। सो दीज वर माई मार्क्स, ये मेरा मार्क्स हो गया। अब समझो कि इसके लिए क्वेश्चन कितने लगाने पड़े थे। इस मार्क्स 263 मार्क्स को स्कोर करने के लिए आपके 95 क्वेश्चंस के, 93 क्वेश्चंस के अराउंड करेक्ट होने चाहिए, 91 92 आई बिलीव। 90 into 4 is equal to 360 प्लस, तो 92 94 क्वेश्चंस। अब ये वाला जो पेपर था मेरा 963 वाला, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट पेपर्स दैट आई हैव एवर डन। आई अटेम्प्टेड, जिसमें मेरे 363 मार्क्स आए थे, आई अटेम्प्टेड अराउंड 99 क्वेश्चंस या 98 क्वेश्चंस, कुछ ऐसे अटेम्प्ट किए थे, और मेरे 92 आई बिलीव, नो 93 के आसपास सही थे और बाकी गलत थे। सो आई वाज लाइक 6 रॉन्ग या 5 रॉन्ग, ऐसे करके। मतलब ये ऐसा था कि इसमें एक्यूरेसी बहुत हाई थी, अराउंड 85-86% की एक्यूरेसी थी, और 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ऐसा कुछ आया था। अब तुम ऐसे कैलकुलेट करो कि नेगेटिव मार्क्स बनी नहीं रहे। अरे मैं अंदाजे से बता रहा हूँ भाई, अंदाजे से बता रहा हूँ। तो हाँ, यहाँ ये जब 110 100 ये आता था, तो आई वाज डूइंग क्वेश्चंस। मैं यहाँ दिख रहा है कि नहीं, आई वाज थिंकिंग नहीं दिख रहा होगा, इसके इधर लिख देता हूँ क्योंकि इधर आपको नहीं दिखेगा, इधर वाली साइड, तो इधर लिख देता हूँ। सो व्हेन आई वाज स्कोरिंग 104 110, आई वाज अटेम्प्टिंग 70 to 75 क्वेश्चंस। व्हेन आई वाज स्कोरिंग 120 to 125, आई वाज स्कोरिंग 80 क्वेश्चंस। इसके लिए भी 80 to 85 कर रहा था। यहाँ मैंने 90 स्टार्ट कर दिया था, 90 प्लस में लगा रहा था। यहाँ मैं 100 प्लस लगा रहा था, और यहाँ तो भाई 110 110 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा था, तब जाके इतने मार्क्स आ रहे थे। समझ रहे हो? ऐसा भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे 100 से ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। और मैंने जीपैट 2023 में 99 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। क्वेश्चंस कितने गलत थे ये याद नहीं है, लेकिन 2 ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि जूरिस्प्रूडेंस के थे, आप जाके अभी भी देख सकते हैं, जो कि ड्रॉप हुए थे। अब उसका ग्रेस मार्क्स मिला था नहीं मिला था आई डोंट नो। मेरे पेपर में मेरे 221 मार्क्स बन रहे थे, 221, और यदि ग्रेस मार्क्स मिला होगा, मतलब लाइक 8 मार्क्स मोर, तो 229 के अराउंड मेरा मार्क्स बनता है इन रियल पेपर। समझ रहे हो ना? मैक्सिमम मेरा ये प्लेट्यू आया था, देखा ये प्लेट्यू 220 to 230 का प्लेट्यू आया था। मैंने आपको बताया था कि मेरा प्लेट्यू बना था, जिसको फिर बाद में ब्रेक किया गया था। समझ रहे हो? तो जहां तुम्हारा प्लेट्यू आए कि तुमने 20-25 पेपर लगाए और उसमें तुम्हारा यही मार्क्स आ रहा है, तो समझ लेना कि रियल वाला सिनेरियो यही है। लेकिन इसके ऊपर जाएंगे तभी ये आ पाएगा, इसके नीचे रह जाएंगे तो फिर ये भी नहीं आ पाएगा। ये मेरा प्लेट्यू था, इसी के अराउंड मेरे मार्क्स है रियल पेपर में। ठीक है, बाकी आप अबाउट सेक्शन में पढ़ सकते हैं चैनल के। तो ये जो प्लेट्यू ब्रेक करना भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर को लगाना। ठीक है, उनका जीडीसी करके एक कोचिंग क्लास है, जिनकी उड़ान एक सीरीज है भाई, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा है मेडकेम को छोड़ के आई हैव लेफ्ट नथिंग इन दैट, नथिंग। उड़ान में से कुछ नहीं छोड़ा था, एवरीथिंग वाज डन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इन उड़ान, आई हैव अटेम्प्टेड दैट। सो
ये हो गया ओवरऑल सिनेरियो कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे थे, कितने मार्क्स आ रहे थे. यू आर लिसनिंग टू समवन हु हैज क्वालिफाइड, हु हैज डन हिज मास्टर्स. ओके, राइट. सो ये ओवरऑल स्वॉट एनालिसिस है. अब देखो, अब तुम्हारे दिमाग में होंगे कुछ सवाल. वो सब वीडियो बड़ी है, आई नो, मैंने पहले भी बोला था वीडियो बड़ी है. अब अपने क्वेश्चंस को नीचे इनबॉक्स में डाल दो, वो कमेंट बॉक्स में, और जो पूछना है पूछो, खुला पूछो, खुला. कोई नहीं ध्यान देने वाला क्या क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है. क्वेश्चन पूछो, आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ये देखो, ये समझाने की कोशिश करी, ये भी समझाने की कोशिश करी, ये भी करी. अब ऐसे मार्क्स बन रहे हैं. नाइपर में मैं आपको नाइपर का भी बता देता हूँ अपना. आई स्कोर्ड 60 मार्क्स इन नाइपर आउट ऑफ 100. और IIT BHU के एंट्रेंस एग्जाम में 72 मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 100. इसकी जब शॉर्ट एनालिसिस करी थी तो इसका सेक्शन ए मेरा इसमें आ रहा था, अपॉर्चुनिटी में. इसमें अंग्रेजी आती है, जीके आता है, और GS आता है, और रीजनिंग आता है. तो मेरे लिए रीजनिंग, जीके और अंग्रेजी बहुत ही ज्यादा आसान पढ़ने वाला था. GS मतलब हो जाता तो हो जाता. मैं आपको GS का एग्जांपल देता हूँ. किरचॉफ लॉ पूछ लिया था भाई. व्हीटस्टोन ब्रिज में कौन सा लॉ यूज होता है, ये पूछा था, आई बिलीव. मेरे को याद है, मैंने कोई पेपर दिया था एंड दे आस्क्ड. अब देखो, इतने सारे पेपर देने के बाद कभी कभी आदमी मिक्स कर देता है, बट इट वाज लाइक कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हम कौन से लॉ के थ्रू करंट के फ्लो को निकालते हैं या करंट के अमाउंट को निकालते हैं. सो आई वाज लाइक, किरचॉफ लॉ, ये तो 12वीं में पढ़ा हुआ है, लो टिक. सो ऐसा भी होता है. Okay, so I just explain you guys everything, every subject का हर एक important topic यहाँ लिखा हुआ है. If you want to screenshot this, I will just get out of the frame. Screenshot ले लो, right? वीडियो बड़ी है, but अगर वीडियो बेकार लगी हो ना, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर ये तो बस अपनी तारीफ करना हो गया या अपने जर्नी को बताना हो गया. नो, दिस इज फॉर यू गाइज. भाई, ये शॉर्ट एनालिसिस तुम भी करो. हो सकता है कि जैसे मैं सोच रहा था यहाँ पे 20 मार्क्स के बारे में, वैसा तुम्हें भी कुछ मिले और तुम अपने इसमें करेक्शन ला सको. करेक्शन, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ योर प्लान्स इज वेरी वेरी नेसेसरी. Understand, restructuring of your plans that you have made in order to achieve a good rank in GPAT, qualify in GPAT is very very necessary. मुझे पता है मेरा चैनल थोड़ा डूबा हुआ है, आप ही लोग के वजह से उठ पाएगा. If you believe that this is something good, तो अपने पार्टनर के साथ, अपने जो स्टडी पार्टनर है, उनके साथ जरूर शेयर करें. and send it, and the seniors who are watching this, जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं, नाइपर में है, they must send it to their they should please